साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग RO 2023 और PCS 2023 प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं और ये हमारा 15वां टेस्ट है। 14 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। हम लोग 35 लगभग प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं हर एक टेस्ट में। फुल टेस्ट होंगे जब प्रीलिम्स का डेट आ जाएगी कि हाँ प्रीलिम्स की डेट आ गई है दोनों की, RO और PCS की, तो उस समय हम लोग फुल टेस्ट करना शुरू कर देंगे, जिसमें 150 प्रश्न या 140 प्रश्न जितने भी रहेंगे उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। अभी तो जो है 35 प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है हर एक टेस्ट में, ठीक। और इस टेस्ट की PDF आपको जो है मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जैसे ही टेस्ट पूरे हो जाते हैं वैसे ही जो है टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाती है, ठीक है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टेस्ट जो है 71 से लेके 105 तक के प्रश्नों के लिए रहेगा, ठीक है। फिर 106 से लेके 140 तक के प्रश्नों के लिए रहेगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, ठीक है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बल्कि पूछा यह जा रहा है कि हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो किसने इस्तीफा दिया था ये जानना जरूरी है। तो इस्तीफा दिया गया था सर शंकर नायर द्वारा। क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। इसके विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था ये जानना जरूरी है। तो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली, 3 लोगों के द्वारा जो है शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद और अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे, ठीक है। इतने लोग शामिल थे। यद्यपि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली को अधिक दिया जाता है। बदरुद्दीन तैयबजी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 मद्रास में बने, ठीक है। ये प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1887 में, ठीक, याद रखिएगा। मद्रास में जो हुआ था, मद्रास में 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो उसी में जो है ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वे थे, ठीक है। तो ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। तो उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। क्या नाम था? स्वामी श्रद्धानंद। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौतों के पश्चात खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना गया, ठीक है। इस अवसर को देखते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिम के समक्ष भाषण दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। कितने मुस्लिम थे? लगभग 30,000 मुस्लिम थे, ठीक। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के संबंध में, असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का इसका लक्ष्य था, यह भी सही है। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, यह भी सही है। CR दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी हमारा गलत है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा गलत है। देखिए, असहयोग आंदोलन के समर्थन में गांधी जी अपनी कैसर-ए-हिंद जो है की उपाधि वापस कर दी थी। इन्हीं को अनुकरण करते हुए जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की, कौन, जमनालाल बजाज, CR दास नहीं बल्कि जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी तथा मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद आदि ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता की थी। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अगर आप जानते होंगे कांग्रेस के जिस अधिवेशन में हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता की गई थी लाहौर में नेहरू द्वारा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, दिसंबर, ये भी देखते चलिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिसंबर 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुई थी। ठीक है, जान लीजिए, महात्मा गांधी ने समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 30 सितंबर 1932 को की थी, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। घनश्याम दास बिरला इस संघ के अध्यक्ष थे। कौन थे, घनश्याम दास बिड़ला, ठीक, अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, यानी हरिजन सेवक संघ का पहले नाम क्या था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक, याद रखिएगा, 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची का चयन करना है, फिर कूट से उत्तर देना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए मिला लेते हैं, फिर ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ठीक है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, जानते ही हैं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर किससे संबंधित है, मदन मोहन मालवीय से, और यंग इंडिया किससे संबंधित है, महात्मा गांधी से। ठीक है, ये तो बॉम्बे क्रॉनिकल संबंधित है फिरोज शाह मेहता से, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट से, लीडर मदन मोहन मालवीय और यंग इंडिया महात्मा गांधी। ये सारे जो है पत्र पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र थे, जिनको जो है इन लोगों के द्वारा छापा जाता था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने ककोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था। तो ककोरी षड्यंत्र का नाम तो बदल गया है, उत्तर प्रदेश में जानते ही हैं, क्या नाम हो गया है, ककोरी एक्शन ट्रेन। ठीक है, तो किसको अंग्रेजी सरकार ने ककोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था, तो नाम तो जानते ही होंगे, तो उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल और
जो है रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल दोनों को जो है चढ़ाया था। तो 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA HRA के सदस्यों द्वारा लखनऊ के ककोरी नामक स्थान पर एक पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां एवं राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद क्या हुए थे, फरार हो गए थे। बाद में उन्होंने जो है गोली मार ली थी खुद को। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना थी। तो पहली क्रांतिकारी घटना कौन थी? सैंडर्स की हत्या। ठीक है, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 को हुई थी, ये जान लीजिए। 1928 को कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में की गई थी। ठीक, लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले पुलिस सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 17 दिसंबर 1928, ठीक है, कब? 17 दिसंबर 1928 को जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची दी गई है। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो वो CR दास के द्वारा। ठीक, गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल के द्वारा, जानते ही हैं। अभिनव भारत VD सावरकर के द्वारा, और पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी CR दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल, अभिनव भारत VD सावरकर और पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जानते ही हैं, जयप्रकाश नारायण के बारे में आप अगर पढ़े होंगे तो वो जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। नारायण को राष्ट्रीय पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 जो है में हुआ था, जानते ही हैं। उसके दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है अगर आप बिहार PCS देते हैं तो। ठीक, अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी सिंगापुर से। ठीक है, जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। ठीक है, तो डेट कभी कभी पूछ लेता है, तो डेट याद कर लीजिए, 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, क्या हुआ था? स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किस पार्टी ने नहीं किया, बताइए। तो ये जो सारी पार्टियां हैं ना,
इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 को 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है। हिंदू महासभा, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब किसने जीता? इसका खिताब एशले बार्टी ने जीता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने फाइनल में अमेरिका की डेनियल कोलिंस को हराकर, ठीक है, तो पूछा जाए अगर डेनियल कोलिंस किस देश से संबंधित है तो वो अमेरिका से संबंधित है। ठीक, तो डेनियल कोलिंस को हराकर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला सिंगल्स वर्ष का खिताब जीता है। ठीक, एशले बार्टी ने इसके साथ ही किसी महिला ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के यह टूर्नामेंट जीतने का 44वां साल का सूखा खत्म किया है। ठीक है, बार्टी से पहले 1978 में ऑस्ट्रेलिया की क्रिस ओ नील ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। ठीक है, तो इसलिए एशले बार्टी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि कई साल 44 साल बाद जो है किसी ने महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ था? ठीक है, तो ये नौसैनिक अभ्यास है, संयुक्त है, ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है चीरू। तो किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये तीनों देश थे जो है रूस, चीन और ईरान। ठीक है, रूसी, चीनी और ईरानी नौसेनाओं के मध्य ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन हुआ। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31वें जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। तो पहला कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30वें राष्ट्रीय, ना कि 40वें, कौन सा 30वें, देखिए कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देगा और लोग ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो गलत करके आएंगे। 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के स्थापना कार्यक्रम में भाग लिया। दूसरा है, यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। तो दूसरा कथन हमारा सही है। ठीक, तीसरा कथन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया था। तो तीसरा कथन हमारा गलत है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया। ठीक है, तो 1982 नहीं, 1992 में ठीक किया गया था। NCW का उद्देश्य महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को
वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो किसको शामिल किया गया था? तो शामिल किया गया कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक राज्य के होयसल मंदिर को जो है विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया है। ठीक, याद रखिएगा जो है। तो ये कर्नाटक के वेल्लूर, हेल्बिड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया है। ठीक है, होयसल के पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में है और भारत की प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने औपचारिक रूप से होयसल मंदिरों का नामांकन यूनेस्को की विश्व धरोहर निदेशक लजारे एलांडो एशोमो को सौंपा है। ठीक है, याद रखेगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन है हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य की कन्याओं तथा महिलाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं कौशल के उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के भरण पोषण में सहायता करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा? तो वो है मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा, क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। खनन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? तो ये फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट हैं लुक मोंटेग्नियर, इनका निधन हो गया है। तो इन्होंने किस वायरस की खोज की थी? तो इन्होंने जो है HIV वायरस की खोज की थी। किसकी? HIV वायरस की। फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। 1983 में उनके नेतृत्व में जो टीम थी उन्होंने HIV वायरस की पहचान की थी। इसके लिए उन्हें साल 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। HIV के संक्रमण के कारण एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम यानी एड्स होता है, जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम देश था? तो उसका फोकस थीम देश था कौन सा? बंगाल। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न? 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम देश कौन था? बांग्लादेश। ठीक है,
बांग्लादेश। ऑप्शन बी हमारा सही है। यानी 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला जो है कब हुआ था? 28 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। ठीक है, इस वर्ष का फोकस थीम बांग्लादेश है। ठीक है, फोकस थीम देश कौन सा था? बांग्लादेश था इस साल। ठीक है, बंग बंधु की जन्मशती और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल दोनों के कारण इस साल का थीम देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश दिवस 3 और 4 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, मेले का उद्घाटन 28 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। ठीक है, कोलकाता पुस्तक मेले को इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन द्वारा जिनेवा में मान्यता मिली थी। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? ठीक है, तो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा सूरत गुजरात में। कहाँ बनेगा? सूरत गुजरात में। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, यानी जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली है बुलेट ट्रेन परियोजना, भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी। जबकि सूरत शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। 2024 तक गुजरात में 4 स्टेशन बनेंगे। इन 4 स्टेशनों में से सूरत में तैयार होने वाला पहला स्टेशन होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, सूरत गुजरात। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? होप एक्सप्रेस। ठीक है, तो कौन से राज्य सरकार ने घोषणा की है? तो इसको घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने 11 फरवरी को कोल्हापुर में एक निजी अस्पताल में देश की पहली अत्याधुनिक 3D रेडिएशन मशीन का शुभारंभ किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिला योजना के माध्यम से राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की पहल करने का वादा भी किया। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, याद रखिएगा। ठीक है, आज 1 दिसंबर है, आज एड्स दिवस था। ठीक है, और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण यानी APEDA ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो APEDA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी APEDA ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण विकास प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तुर्की के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रेचप तैयप एर्दोगन। उन्होंने अपने देश का नाम बदल दिया है, तो उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम तुर्की रखा है। तुर्की का नाम क्या रखा है? तुर्की है। तुर्की के राष्ट्रपति और खुद को दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया है। अब तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। तुर्कीये में देखो, पहले जो है तुर्की की स्पेलिंग क्या होती थी? TURKEY। ठीक है,
पहले ये होती थी, लेकिन अब तुर्की की स्पेलिंग हो जाएगी तुर्कीये जब हो जाएगी तो TURKIYE हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेलिंग भी चेंज हो गया और नाम भी चेंज हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और जान लीजिए तुर्की के बारे में। अब तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। ऐसे में अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनयिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्कीये का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? तो ये जापान के साथ। ठीक है, हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, 4 देश हैं। कौन कौन? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्वाड में। ठीक, इनकी जो है चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई। यह बैठक यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित किए गए थे। ठीक, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, तो पहला ऑप्शन है, यह प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। पहला गलत है, 16 फरवरी नहीं बल्कि 15 फरवरी। कितनी? 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, दूसरा है, इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन रक्षा है, तो दूसरा भी गलत है। इस वर्ष की थीम क्या रह रही है? तो इस वर्ष की थीम रही है बेहतर जीवन रक्षा। ठीक है, तो दूसरा कथन हमारा सही है। ठीक, इस वर्ष इस दिवस की थीम बेहतर जीवन रक्षा है। तीसरा है, यह पहली बार वर्ष 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। ठीक है, हमारा दूसरा और तीसरा दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न को आप समझ लीजिएगा कि इसके 2 ऑप्शन सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा 16, अच्छा, कौन से कथन सही नहीं है ये देखना है। ठीक है, कौन से कथन सही नहीं है? पहला है, 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो गलत है, बल्कि 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, तो पहला सही है। ठीक है, पहला हमारा कथन सही है। दूसरा कथन है, ये वर्ष 2022 इस शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण है। ठीक है, तो वर्ष 2022 इस शिखर सम्मेलन का भी 21वां जो है संस्करण है, तो दूसरा भी हमारा कथन सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
पहला और दूसरा मतलब ना तो एक ना तो दो, सही नहीं है, मतलब दोनों सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस वर्ष सम्मेलन की थीम टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नागरीय हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ा सकते हैं, ठीक है, देश के नागरिक। तो कौन सा देश जिसने मान्यता दी है? तो वो है इजराइल ने। किसने मान्यता दी है? इजराइल ने। हाल ही में इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, मानव रक्षित विमान यानी यूएवी का उपयोग कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया गया जाएगा। ठीक है, हर्मीस स्टार लाइनर ड्रोन जिसका पंख 17 मीटर है और वजन लगभग 1.6 टन है, लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ सकता है और अतिरिक्त 450 किलोग्राम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल राडार और अन्य पेलोड ले जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल का। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है और इसके लगभग सभी सतही प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। यह मिसाइल 400 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसे भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हमारा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो पहला कथन हमारा सही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी USA योजना को 31 मार्च 2026 तक या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो जारी रखने की मंजूरी दी है। दूसरा कथन है, यह नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। तो दूसरा हमारा कथन गलत है, क्योंकि 2000 में नहीं बल्कि 2013 में शुरू की गई यह जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। ठीक है, तो 2000 में नहीं शुरू की गई बल्कि कब शुरू की गई? 2013 में। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला ही कथन सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो नेपाल जो है भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह नेपाल की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में UPI सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस यानी GPS और मानव इन्फोटेक के साथ समझौता किया है। गेटवे पेमेंट सर्विसेज नेपाल में अनाधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। मनम इन्फोटेक नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI को तैनात करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है किया गया गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर यानी VSCIC का शुभारंभ किया गया। यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। 1947 में उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है। इन्होंने वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की, जिसे बाद में इसरो नाम दिया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लैवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती यानी बैंगनी क्रांति के एक हिस्से के रूप में रामबन जिले यानी जम्मू कश्मीर में शुरू करने की योजना बना रही है। सुगंधित पौधों में लैवेंडर, डैमस्क, गुलाब, मुस्क वाला आदि शामिल है। ठीक है। यह क्रांति आयातित सुगंधित तेलों से घरेलू किस्मों की ओर बढ़ते हुए घरेलू सुगंधित फसल पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, चर्चा में रहे एंटोनिया, एलेनिया और जेनेप क्या हैं? तो ये जो है तीनों क्या हैं? तूफान हैं। क्या नाम है? एंटोनियो, एलेनिया और जेनेप। ठीक है। ये तीनों क्या है? तूफान है। हाल ही में एंटोनियो तूफान यूरोपीय देश जर्मनी से टकराया और उसने वहां भारी नुकसान पहुंचाया। एक हफ्ते से भी कम समय में मौसम की यह तीसरी गंभीर घटना थी। पिछले सप्ताह तूफान एलेनिया और जेनेप के कारण चरम मौसमी घटनाओं को देखा गया था। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह ये हमने जो है लगभग 35 प्रश्न देख लिए आज के टेस्ट में। अगला टेस्ट में जो है 1 से 6 से लेके 140 तक के प्रश्नों को शामिल करेंगे। ठीक है। 35 प्रश्न रहेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।